इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। मेरे जाते पल्लवी रूहानी के पास आ गई। दोनों ने कर ली मेरी बुराई। पल्लवी ने रूहानी के पास बैठकर कहा। रूहानी ने गुस्से में कहा, तेरी बुराई के सिवा भी और बहुत काम की बातें हैं समझी। चल मुझे भी बता, दोनों में क्या बातचीत हो रही थी। ओ प्लीज़ पल्लू, तुझे कब से हम दोनों की बातों में उत्सुकता होने लगी। कहीं तुझे जलन तो नहीं हो रही मुझे और नवीन को साथ देकर। पल्लवी थोड़ा सकपका गई। क्या बकवास कर रही है, मुझे जलन क्यों होगी। मैं तो बस पूछ रही थी तू किस मिट्टी की बनी है पल्लवी। तेरे लिए उसकी आंखों में प्यार तुझे दिखाई क्यों नहीं देता। रूहानी ने पल्लवी से कहा, जब शुरू से आंखों पर गरीबी और बेबसी की पट्टी चढ़ी हो तो उसके आगे सारे ऐशो आराम प्यार वार बेतुके लगते हैं जिनका मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं। जानती है मेरे पापा ने कितनी मुश्किल से पेट की भूख काट कर मुझे यहाँ तक भेजा है कि मैं अपने गांव में अनपढ़ बेबस लोगों को के लिए आवाज़ उठाने की औकात रखूं। अक्सर गरीब की आवाज़ को नोटों की कड़क दबा देती है। तू शायद नहीं समझ पाएगी क्योंकि तू एक अमीर बाप की औलाद है। तेरे घर में सब लोग बड़े बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन मेरे गांव में 15 साल की उम्र में ही लड़कियों की ख्वाहिशों को शादी के साथ फेरों की अग्नि में जला दिया जाता है। मेरे पापा ने गांव की सारी परंपराओं को पीछे छोड़कर मुझे यहाँ भेजा है। अगर यहाँ भी मैं इन फालतू कामों में अपना वक्त जाया करूँगी तो अपने पापा और गांव वालों की उम्मीदों पर कैसे खरी उतरूँगी। तेरी सारी बातें ठीक है पल्लवी, लेकिन तू नवीन से रोहित की तरह साधारण व्यवहार तो कर ही सकती है ना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम तीनों हंसी मजाक करते हैं और नवीन तेरी खुशी के लिए हम सबके साथ नहीं बैठ पाता। तुझे बड़ी फिक्र हो रही नवीन की, कहीं तू तो। पल्लवी आगे कुछ बोलती, रूहानी ने उसके मुंह पर अपने हाथ से चुप करा दिया। पल्लवी, नवीन के प्यार में इतनी शिद्दत है कि किसी और लड़की का ख्याल भी उसे सदमे में ले जाए। रूहानी की बात सुनकर पल्लवी मुझे एक टक देखने लग जाती है। वहीं लोन में रोहित और मैं आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। मेरी नज़र हर वक्त उसी को ढूंढती रहती थी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो पल्लवी ने नज़रें हटा ली। मैं कुछ बोलता बोलता रुक गया। रोहित ने मेरी आंखों के आगे चुटकी बजाई। नवीन कहाँ खो गया, लगता है कहीं। पल्लवी दिख गई कहकर चारों तरफ नजरें घुमाने लगा और सामने पल्लवी को देखकर आवाज़ दी, रूहानी पल्लवी इधर आओ। मैंने रोहित को आंख दिखाते हुए कहा, ये क्या कर रहा है, चिल कर यार। रोहित ने मुस्कुरा कर कहा। वो दोनों रोहित के पास आ गई। पल्लवी के आते ही मैं वहाँ से खिसकने लगा। रोहित ने कहा, थोड़ी देर रुकना, कुछ ज़रूरी काम है यार। मैंने कहा, बाद में बात कर देना, बाद में बता देना। मैं जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, एक प्यारी सी आवाज़ ने कहा, किसी के यहाँ साथ रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, रुक सकते हैं। पल्लवी मुझे देखकर बोल रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पल्लवी मुझे वहाँ रोकना चाहती थी। मैं रुक गया और वहाँ बैठ गया। रोहित हमें बता रहा था, 2 दिन बाद हमारी सबसे खास एक्टिविटी है, ब्लेस विजिट। इस दौरान अफसरों को देश के किसी सुदूर पिछड़े गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है ताकि गांव की ज़िंदगी के हर पहलू को हम बहुत बारीकी से समझ पाते हैं। गांव के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं को महसूस करना कभी ना भूल सकने वाला अनुभव होगा। गांव के स्कूल, अस्पताल, पंचायत, राशन की दुकान, सबके काम करने के सिस्टम को गहराई से समझना और गांव से के लोगों से उनकी प्रैक्टिकल समस्याओं को जानना होगा। तभी पल्लवी बीच में ही बोल पड़ी, जिन लोगों को फर्स्ट क्लास एसी और आलीशान बंगलों में रहने की आदत है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं पल्लवी को ही देख रहा था। मेरे चेहरे पर उसकी बातों से मुस्कान आ गई, लेकिन रूहानी चिढ़ गई। ओ मैडम, हम इतने भी कमज़ोर नहीं कि गांव के परिवेश में ना रह पाएँ। क्यों नवीन, सही कहा ना। मुझे नहीं पता रूहानी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कोई और मुझे जानता है। मैंने पल्लवी को देखकर जवाब दिया। तभी तो मेरे हर सवाल का जवाब पता रहता किसी को। पल्लवी मुझे घूरने लगी। रोहित और रूहानी दोनों हंसने लगे। पल्लवी वहाँ से उठकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे रोक कर खुद जा रही हो। पल्लवी, रूहानी और रोहित हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज पहली बार पल्लवी की आंखों में शर्म थी। उसने हाथ छुड़ा कर कहा, लंच का समय हो गया, आप सबको भूख नहीं क्या। हमें तो बहुत भूख लग रही है। उसके इस जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी। सब हैरान थे पल्लवी को आज गुस्सा क्यों नहीं आया, क्योंकि जिस गुस्से से वो उठी और जितनी शांति से बात पलटी, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। हमेशा मैं और रोहित अलग अलग टेबल पर ही बैठते थे। रोहित, तुम दोनों भी
यहीं आ जाओ, पल्लवी ने कहा। रोहित ने मेरी तरफ देखा और इशारा किया। हम दोनों इनकी टेबल पर चले गए। आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकता था। रूहानी मेरे पास की कुर्सी पर बैठी थी और मैं और रूहानी अक्सर हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज पल्लवी हम दोनों कर घूर रही थी। रूहानी उसकी बेचैनी अच्छे से समझ रही थी। उसे चिढ़ाने के लिए मुझसे कहती है, अच्छा हो जाए नवीन, हम दोनों एक ही ग्रुप में आ जाए। ये सुनते पल्लवी ने कहा, अच्छा और हम? तुम्हें तो हमसे ज़्यादा जानकारी है गांव के परिवेश के बारे में, हमसे ज़्यादा समझती हो। पल्लवी कहती है, अब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? ठीक है पल्लवी, लेकिन तुझे भी हमारी अमीरी पर टोल कसने की कोई आवश्यकता नहीं। रूहानी ने मजाकिया मूड में मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा। पल्लवी का थोड़ा सख्त मिजाज जरूर था, लेकिन दोस्ती पूरी दिल से निभाती थी। 2 दिन बाद नियम के अनुसार हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के सुदूर पहाड़ी इलाके के निचोर गांव में भेज दिया। सौभाग्य से मैं और पल्लवी एक ही ग्रुप में थे। रोहित और सौम्या अलग अलग हो गए। हमारा लीडर शुभम शर्मा, जो कि बिहार से था। हमारे ग्रुप में पल्लवी और निशा 2 लड़कियां तथा शुभम और मैं थे। पहाड़ी गांव के परिवेश से पहले बार रूबरू होने का मौका मिला। वहां पहुंचते ही हम लोग अपने अपने काम में जुट गए। पल्लवी उनसे एक ही दिन में ऐसे घुल मिल गई जैसे पहले से कोई रिश्ता जुड़ा हो। हम तीनों में वही एक ऑफिसर थी जो गांव से बिलोंग करती थी। उनसे बात करने के तौर तरीके जानती थी। पहाड़ी जीवन की कठिनाई इसी बात से लगाई जा सकती थी कि यहाँ पर पहाड़ स्थित है। जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्ध करवाना ठीक हो जाता है, कठिन हो जाता है। जहाँ मैदानी इलाकों में सड़कें बनाने में कुछ महीने का समय लगता, वहीं पहाड़ों में इसी काम को करने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। सड़क बनाने में यहाँ आधुनिक साधनों से सहायता नहीं ली जा सकती है, लोगों द्वारा ही यहाँ पर कार्य करवाया जाता है। संकरों रास्तों को बड़ा बनाने में ही कई महीने लग जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ विकास की दर कम होती है। पहाड़ी लोगों का जीवन भी इन्हीं कारणों से बहुत कष्टप्रद होता है। सीढ़ी नुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती। यदि बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उनकी मेहनत को भी बहा ले जाता है, और यदि नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। वहाँ पर गाय तथा भैंस भी अधिक दुधारू नहीं होती है, कारण लोगों को मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ता है। खेतों में होने वाली मेहनत कमर तोड़ होती है। जानवरों के रख रखाव के लिए औरतों को पूरे पूरे दिन जंगलों में भटकना पड़ता है, तब जाकर वे गाय भैंसों के लिए चारे का इंतजाम करती हैं। बच्चों को चारपाई से बांधकर अकेले ही छोड़ जाते हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ मृत्यु दर बढ़ जाती है। बरसातों में चट्टानें खिसकना आम बात है, इससे भी उनके प्राण संकट में पड़ते होते हैं। सर्दियों में बर्फ से अधिक होने से उनका कामकाज ठप हो जाता है। जानवरों के चारे के लिए यदि उन्होंने पिछले महीनों में चारा इकट्ठा नहीं किया हो तो जानवरों को बचाए रखना कठिन हो जाता है। उनके लिए जीवन मात्र कठिन परिश्रम रह जाता है। नौकरी, चिकित्सा तथा शिक्षा का अभाव होता है। आज इनके अभाव के कारण ही बहुत से लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पर जीवन अभावग्रस्त है, अतः इनके जीवन की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन कुछ ही दिनों में हमने इतना गहनता से वहाँ के परिवेश को परख लिया था। पहाड़ी गांव के रहन सहन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इन लोगों का जीवन यापन कितना कठिन है। शायद इसलिए अफसरों को इनसे रूबरू करवाया जाता है, ताकि इनकी परेशानी को गहराई से समझकर भविष्य में इन कैडर पर काम किया जाए। हमें यहाँ आए 6 दिन हो गए थे। एक दिन अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर 2 बच्चों को अपनी मस्ती में ही खेल रहे थे उस दिशा में तेजी से आ रहा था। मैं बिना कुछ सोचे बच्चों को उस दिशा से हटाने के लिए दौड़ा और सफल भी हुआ। उनकी माँ पास के खेत में काम कर रही थी। पल्लवी भी उनके साथ में ही थी। तीनों बहुत डर गई थी और वो औरतें बच्चों को सही सलामत देखकर मुझे बहुत दुआएं देने लगी। मेरी आंखें नम हो गई थी। पल्लवी ने मेरे कंधों पर हाथ रख कर कहा, नवीन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मुझे पल्लवी को इस तरह मेरी फिक्र करते देख बहुत हैरानी हुई। आज तक उसने मुझसे सीधे मुंह बात कभी नहीं की थी। अचानक पल्लवी की नज़र मेरे पैर के अंगूठे पर गई, जो पत्थर से टकराने से
जख्मी हो गया था और खून बहुत बह रहा था। नवीन, ये तुम्हारे पैर के अंगूठे को क्या हुआ? और नीचे बैठकर मुंह पर हाथ रखकर आंसू बहाने लगी। कुछ नहीं, बस किसी पत्थर से टकरा गया। लेकिन सच कहूँ तो पल्लवी, अगर उन बच्चों को नहीं बचा पाता तो वो दर्द कभी नहीं भूल पाता। ये घाव तो कुछ ही दिनों में भर जाएगा, लेकिन तब उनकी माँ के दिल पर क्या गुजरती। उन औरतों में से एक औरत पानी लेकर आई, अपनी ओढ़नी के पल्लू को फाड़कर मेरा घाव साफ करने लगी। तब तक दूसरी औरत हाथ में एक पौधे को मसलती हुई मेरे अंगूठे पर उनकी बूंदें टपकाने लगी। पल्लवी ने कहा, ये यहाँ की फेमस जड़ी बूटी है। चिकित्सा सेवा का अभाव होने से इन्हीं से काम चलते हैं। कैंपस में चलकर पट्टी कर देती हूँ। पल्लवी मुझे अपने हाथ के सहारे से उठाने लगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतना कमज़ोर भी नहीं हुआ। महलों में रहने वाले अक्सर नाजुक ही रहते हैं जनाब। पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो तुम मुझे टोन कसने के लिए सहारा दे रही हो, तभी वहाँ निशा आ जाती। अरे नवीन, कुछ औरतें बता रही थी तुमने अपनी जान पर खेल कर उनके बच्चे को बचाया। तुम तो अभी से सेवा कार्य में लग गए यार। मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिर भी कुछ लोग सिर्फ गलतियाँ ढूंढते हैं बुरा साबित करने के लिए। पल्लवी ने तमक कर कहा, मैंने कब तुम में बुराई ढूंढ ली? कुछ भी मत बोलो नवीन। चल निशा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। निशा का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। निशा ने थोड़ी दूर जाकर कहा, कितना क्यूट है यार नवीन का गुस्सा। मुझे ना नवीन बहुत अच्छा लगता है, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना। पल्लवी चिढ़ती हुई बोली, इतना मत सोच उसके बारे में, समझी वो पहले से किसी को चाहता है। किसको चाहता है? निशा ने उत्सुकता वश पूछा। ये बात तुम उसी से पूछना, मुझे नहीं पता। अच्छा पल्लवी, तुम दोनों इतने दिन से साथ हो, तुम्हें कभी नवीन से प्यार नहीं हुआ? कितना केयरिंग लिविंग मुंडा है। पल्लवी नजरें चुराती हुई बोली, नहीं नहीं, प्यार वार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। काश पल्लवी वो लड़की मैं होती जिसे नवीन प्यार करता है। अब पल्लवी का गुस्सा बेकाबू हो गया। अपने हाथों की मुट्ठी भींचती हुई वहाँ से वापस नवीन के पास आ गई। निशा आवाज़ देती हुई पीछे पीछे आ रही थी। मैं अपने घाव पर पट्टी कर रहा था। दर्द के कारण मेरी आंखें बंद हो गई थी। अचानक एक प्यारा स्पर्श मेरे हाथों को छुआ। वो पल्लवी थी जो मेरे हाथों को हटाकर खुद दवाई लगाकर पट्टी करने लगी। मुझे दर्द से कराहता देख मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी आंखों में खो सा गया। ये लो तुम्हारे घाव पर पट्टी कर दी है। पल्लवी की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। सुबह हमें जल्दी अकादमी पहुंचना था। हम सब लोग सुबह जल्दी उठकर तैयार होने लगे। शाम तक वापस एकेडमी पहुंच गए। निशा बार बार किसी न किसी बहाने से मेरे करीब आ रही थी। पल्लवी उसे मुझसे इतना नज़दीक देखकर हम दोनों को घूरती और वहाँ से उठकर चली जाती। ये बात मैंने कई बार नोटिस की। मुझे उसका इस तरह उदास रहना अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैंने निशा से साफ साफ कह दिया, निशा मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, तुम बार बार मेरे नज़दीक मत आया करो। कुछ दिन बाद हमारे एकेडमी में सांस्कृतिक प्रोग्राम था, जहाँ अलग अलग राज्यों से आए अफसरों को अपनी अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा का प्रदर्शन करना था, जिसमें डांस, भाषण, कविताएं और भी अन्य प्रोग्राम जो हमारी संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। मैंने भी गांव की संस्कृति पर भाषण देने के लिए हिस्सा लिया। मैं गांव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। रोहित कविताएं लिखता था, इसलिए उसने उसी फील्ड में हिस्सा लिया। रूहानी को गाना पसंद था। वो पंजाब राज्य से थी। जिसने जिस कैटेगरी में हिस्सा लिया उसे वही वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन करना था। हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठे सबके प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे थे। हम चारों में सबसे पहले रोहित का नंबर था। कुछ देर बाद वो स्टेज पर आया। उसे देख हम सबको बहुत हैरानी हुई। उसने एक हरियाणवी पगड़ी के साथ कुर्ता पैजामा पहना था। उसकी पगड़ी हमारे राजस्थानी पगड़ी से मिलती जुलती थी। यहाँ तक पहने अरज चौड़ाई असाधारण लंबा कपड़ा होता है जो मारवाड़ी तरीके से सर पर लपेटा जाता है। उसकी हरियाणवी कविता पर सबने खूब तालियां बजाई। फिर रूहानी ने पंजाब सलवार सूट में पंजाबी गाना गाया। उसकी आवाज़ में बहुत सुरीली थी। मैं पल्लवी को निहारता हुआ गाना सुन रहा था। अरे वाह रूही, तो लता मंगेशकर निकली, मैंने मजाक में रूहानी से कहा। वो मुस्कुरा कर बोली, अब सामने दिल थाम कर देखना, नवीन स्टेज पर आग लगाने वाली है। मैंने स्टेज पर देखा। 4 लड़कियों के बीच पल्लवी घूमेदार लहंगा पहनी थी। वैसे तो सभी लड़कियों ने सेम पोशाक पहनी थी, लेकिन मैं मेरी पल्लवी को निहारे जा रहा था। पल्लवी हमारे राजस्थान की आत्मा कहे जाने वाले
लोग गीत घूमर पर नाच कर रही थी। गोल घेर में घूमती हुई एक तरह नाच रही थी। उनके लहंगे का घेर और हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक उत्पन्न कर रहा था। गोल घेरा और हाथों का लचकना इस नृत्य की विशेषता है। हाथों का संचालन करती पल्लवी तथा सभी लड़कियां घूमर से रही थी, घूमर ले रही थी। इसी वजह से इसे घूमर नृत्य कहते हैं। इसके लहंगे को कुंभ कहते हैं। यहाँ राजस्थान के नृत्यों की आत्मा तथा सभी नृत्यों का सिहमोर भी कहा जाता है। मैं पल्लवी के नृत्य को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था। पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया और पल्लवी हमारे साथ पास आ गई। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। मैंने कहा, देखा रूहानी, मेरी पल्लू को किसी मेवाड़ राजकुमारी से कम नहीं लग रही। रूहानी और रोहित मुझे देखकर पल्लवी से कहने लगे, पल्लवी, लगता है तेरे नाच का असर अभी तक नहीं उतरा। कहकर दोनों हंसने लगे। पल्लवी शर्मा कर मेरे कान में बोली, पल्लवी का नृत्य खत्म हो गया नवीन। मैं इतना खोया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं पल्लू, तो अभी भी घूमर ही नाच रही है। रोहित ने मेरे आंखों के आगे चुटकी बजाई। मैंने स्टेज पर देखा, वहीं कोई और प्रदर्शन कर रहा था। रोहित, यार पल्लवी कब गई? रोहित, रूहानी और पल्लवी जोर जोर से हंसने लगे। जब मैंने मेरी बाजू वाली सीट पर देखा तो पल्लवी शर्मा कर देखने लगी। पल्लवी को सामने देखकर मैं भी झेप गया। अब मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैंने अपने भाषण के स्वरूप किसानों की पोशाक, धोती चोला पहनकर भाषण शुरू किया। कुछ देर बाद मेरे भाषण समाप्ति पर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पल्लवी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे अपने सामने देखकर वो और तेज रोने लगी। रूहानी, रोहित और मैं सब बहुत हैरान थे। मैं उसे अपने रुमाल देकर पानी लाने चला गया। मेरे पीछे पल्लवी ने रोहित और रूहानी से कहा, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आज तक नवीन को उस बात के लिए दोषी मान रही थी जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं। इतने में मैं पानी का ग्लास पल्लवी को देते हुए उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ पल्लवी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ नवीन, तुम पल्लवी को उसके कमरे तक छोड़ दो, रोहित ने कहा। मैं पल्लवी को उसके कमरे में छोड़कर जैसे वापस आने लगा, पल्लवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नवीन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पल्लवी, तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। बात तो हम बाद में भी कर लेंगे, मैंने पल्लवी को बेड पर बिठाते हुए कहा। नहीं नवीन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने उसके पास बैठते हुए कहा। ठीक है, बोलो क्या हुआ? पल्लवी मेरे आंखों में देखकर कहने लगी, मैंने हर बार तुम्हें बिना मतलब इतना कुछ सुनाया, फिर भी तुमने मुझसे ज़रा भी नफरत नहीं हुई। तुम क्यों चाहते हो तुम मुझे इतना? हर बार तुम्हारे सोच को तुम्हारी अमीरी से जज किया, तुम्हारे पिता की हैसियत से जज किया, लेकिन कभी तुम्हारे दिल में झांक कर नहीं देखा तुम कितने सच्चे और दूसरों की फिक्र करने वाले हो नवीन। पल्लवी सिसकती हुई अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बोले जा रही थी। मैं बस मुस्कुराकर उसके दिल के गुबार को निकलने देना चाहता था। इतने में निशा मुझे ढूंढती हुई वहाँ आ गई। नबील, मुझे तुमने इतना अच्छा भाषण दिया ना, तुम्हारा नाम फर्स्ट प्राइज के लिए अनाउंस हुआ है। स्टेज पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पल्लवी ने खुद को संभाला और मुझे कहा, तुम जाओ नवीन, मैं ठीक हूँ। मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि मेरे भाषण से सभी इतने प्रभावित होंगे। जब स्टेज पर गया, तालियों की गड़गड़ाहट ने मेरा हौसला और जज्बा और बढ़ा दिया। मैं बहुत भावुक हो गया था। दूसरे दिन हम सब मेस में लंच कर रहे थे। अचानक शुभम ने आकर पल्लवी से कहा, पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ शुभम, बोलो ना, मुझे अकेले में कुछ कहना है, शुभम ने जोश से कहा। मैंने गुस्से में कहा, जो कहना है यही कहो, हम सबके सामने। पल्लवी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? शुभम ने बिना अटके सब कुछ एक झटके में कह दिया। यह सुनते पल्लवी ने डर और शर्म से मेरी तरफ देखा। मैं बहुत गुस्से से वहाँ से उठकर चला गया और एकेडमी से बाहर चला आया। बाहर कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी। मैं वहाँ एक शांत किनारे पर जाकर फूट फूट कर रोता रहा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पल्लवी थी। मुझे इस तरह रोता देख मेरे आंसुओं को अपने हाथ से पोंछने लगी। उसकी भी आंखें नम थी। तुमसे बहुत नफरत करनी चाहिए नवीन पिछले दिनों में, लेकिन नहीं कर पाई। ना जाने कौन सी अच्छाई मुझे तुम्हारी तरफ हमेशा खींचती है। कल जब मैं तुम्हारा किसानों पर भाषण सुना तो मेरी वो सारी नफरत आंसुओं में बह गई। जब निशा या रूही को तुम्हारे नज़दीक देखती हूँ तो न जाने मुझे क्या हो जाता है, लेकिन कल मुझे सब समझ में आ गया था। हाँ नवीन, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ।
मेरा मन हर समय तुम्हारे आसपास रहना चाहता है, लेकिन अपने पापा का मुझसे विश्वास मुझे हर बार रोक देता था। आज तुम्हारी आंखों में आंसू ने मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया, कहकर पल्लवी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने भी उसे बाहों में समेटते हुए कहा, मैं बता नहीं सकता पल्लू, इस दिन का इंतजार मैंने कब से किया, शायद उम्मीद ही खो बैठा था। मेरा प्यार तुम्हें पाना नहीं पल्लू, तुम्हारी खुशी है। हम दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे के कंधों पर आंसू का सैलाब गिराते रहे। मैंने पल्लवी का चेहरा हाथों में थाम कर कहा, अब एक भी आंसू बहाए तो मैं इस में कूद जाऊंगा। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत अच्छे तैराकी हैं, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। और भी चुलबुले अंदाज में मेरे सीने से लग गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, आज तो तेरी लैला मिल गई, अब चले क्लास में, रोहित ने कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रूहानी रोहित के साथ शुभम भी हंस रहा था। मैं और पल्लवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। करना पड़ा यार तुम दोनों के लिए। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और जलन साफ झलकती है, लेकिन जुबान पर नहीं लाना चाहती। क्यों पल्लवी, मैंने सही कहा ना? शुभम ने मुस्कुराकर कहा। पल्लवी ने कहा, मतलब तुम सब नाटक था पगली, तुम दोनों को मिलाने का जो हम तीनों ने विलेज विजिट से आने के बाद बनाया। रोहित ने शुभम के सर पर थपकी मारते हुए कहा, साले को कितना रट्टा मरवाया, या डायलॉग बोलने का डरपोक कहीं का। शुभम झेप गया और पल्लवी की तरफ देख कर बोला, शेरनी के मुंह में हाथ डालना इतना आसान थोड़ी है यार। हम सबको हंसी आ गई। पल्लवी आज पहली बार सुकून की हंसी हंस रही थी और मैं उसमें खो गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दोस्त चाहे कैसा भी हो, सच्ची दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। इतने में मेरे फ़ोन पर राघव का फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन उठाकर दूर चला गया। राघव ने बताया कि सौम्या की चाची ने बहुत सारे पैसे लेकर एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन के साथ सौम्या का विवाह कर दिया। सौम्या ने विदा होते वक्त राघव से कहा कि पल्लवी को इस बारे में मत बताना, अभी नहीं तो वो ट्रेनिंग छोड़कर चली आएगी। वो लालची औरत ऐसा कैसे कर सकती बिना सौम्या की मर्जी? राघव, मैंने गुस्से में कहा, सौम्या बहुत सीधी साधी लड़की है, उसे किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाना नहीं आता। पल्लवी की तरह एक पल्लवी ही थी जिसे अपने दुख दर्द बांटती थी, वो भी वहाँ है। अच्छा मेरी माँ बुला रही है, नवीन तुझसे बाद में बात करता हूँ, कहकर राघव फ़ोन रख देता है। मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं सौम्या के लिए कुछ नहीं कर सका। मन ही मन सोचा, क्या मुझे पल्लवी को बता देना चाहिए? नहीं, अगर वो बीच में ट्रेनिंग छोड़कर चली गई तो उसके लिए ये ट्रेनिंग पूरी करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसी असमंजस में था कि चारों आकर मुझे क्लास में जाने के लिए कहने लगे। मेरा मायूस चेहरा पल्लवी ने पढ़ लिया। क्या हुआ नवीन, तुम अचानक इतने उदास क्यों हो गए? कुछ भी तो नहीं। पल्लवी चलो क्लास के लिए, देर हो रही है, मैंने टालते हुए कहा। कुछ दिन बाद हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेज दिया। यहाँ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है, जिसका चयन अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षित अधिकारियों को उनके संबंधित राज्यों में सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी के रूप में तैनात किया जाएगा, जिसके तहत पुलिस बल के अन्य उप रैंक काम करेंगे। 5 कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक जैसे उप रैंकों की भर्ती प्रत्येक राज्य का विशेषाधिकार है और संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक को द्वारा की जाएगी। आईपीएस कैडर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गृह मंत्रालय की भारत सरकार और इस सेवा के अधिकारी केवल नियुक्ति या हटाया जा सकता है कि एक आदेश द्वारा भारत के राष्ट्रपति। आईपीएस परीक्षण के दूसरे चरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद सुपन्या में शामिल होते हैं, जिसे बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कहा जाता है। यह चरण 11 महीनों की अवधि का होता है, जहां आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षुओं OTS विभिन्न इंडोर, आउटडोर और योग्यता वाले विषयों का अध्ययन करते हैं। आईपीएस परीक्षण को हमारे देश में सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षण माना जाता है, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों को एक देश के सभी पर भारतीय राज्यों को संघ शासित प्रदेशों में सशस्त्र पुलिस बल को निर्देशित करना होता है। वहां पहुंचकर हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे। मेरे और पल्लवी के बीच बातचीत बहुत कम होने लगी थी। वहाँ सब पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग में जुट गए और आखिरी टेस्ट भी
हमने पास कर लिया। 11 महीने बाद हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। सबकी अलग अलग जगह पोस्टिंग हो गई थी और मैं और पल्लवी सब अलग होने वाले थे। पल्लवी, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने चलूँ? मैंने पल्लवी से मुरझाए स्वर में कहा। नवीन, अब हम दोनों ही एक सम्मानित ओहदे पर कार्यरत हैं। खुशी की बात यह है कि मेरी पोस्टिंग जहाँ हुई है, मेरा गांव भी उसी अंडर में आता है। सबसे पहले इस वर्दी में मेरी राज दुलारी सौम्या से मिलूंगी। वो बहुत खुश हो जाएगी मुझे वर्दी में देखकर। पल्लवी की खुशी आज आसमान छू रही थी। मुझे उदास देखकर पल्लवी ने कहा, नवीन, हमें अपने फ़र्ज के बीच जज्बातों को नहीं आने देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। हम सब अपने अपने घर जाने लगे। आज सबसे बिछड़ते समय मेरी आंखें नम हो गई। मैं सीधा अपने ताऊ जी के पास गया। मुझे वर्दी में देखकर दोनों बहुत खुश थे। ताऊ जी ने मेरी आरती ली, अपने हाथों से अच्छे पकवान बनाकर खिलाए। रात को मुझे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह 8 बजे आँख खुलते ही मैंने राघव को फ़ोन किया कि पल्लवी और को सौम्या के बारे में पता चला। राघव ने बताया कि जब पल्लवी गांव आई तो सबसे पहले सौम्या के घर पहुंची। सौम्या के चाचा ने रोते हुए पल्लवी को सब कुछ बता दिया। पहले तो पल्लवी बहुत रोई, फिर सौम्या की चाची से कहा, आखिर आपने अपने लालच के लिए मेरी सौम्या की बलि चढ़ा ही दिया ना। मैं तुम्हें और उस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी सौम्या की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लाख पूछने पर भी सौम्या का पता नहीं बताया। मालती आंटी ने पल्लवी पर खून सवार है, उसका गुस्सा तो तुम जानते ही हो। तुम एक बार उससे बात कर लेना यार, कहकर राघव ने फ़ोन रख दिया। मैंने राघव का फ़ोन काटते ही पल्लवी को फ़ोन मिलाया। उठाते सेंधी धारने लगी। नवीन, तुमने बताया क्यों नहीं कि सौम्या की लालची चाची ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी? पल्लवी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ट्रेनिंग छोड़कर बीच में चली जाती है। मेरी ट्रेनिंग बीच में छूटती तो वापस हो जाती, मेरी सौम्या की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होती, कहकर पल्लवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। धिक्कार है मेरी नौकरी पर जो सौम्या की ज़िंदगी बर्बाद होने से नहीं बचा पाई। मैं उसके पति को नहीं छोड़ूंगी नवीन, कहकर पल्लवी ने फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पल्लवी मुझसे कहीं ज़्यादा सौम्या को चाहती है, क्योंकि उसकी बेबसी को शुरू से जानती थी। इस तरह हम सब अपनी अपनी ड्यूटी पर लग गए। 2 महीने हो गए लेकिन पल्लवी मुझसे बात नहीं कर रही थी। एक दिन मैं सीधा उसके थाने में सादा कपड़ों में पहुंच गया। अभी पल्लवी थाने में नहीं थी। उसके कुछ कांस्टेबल आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं यार मैडम जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। इतने बड़े बिजनेसमैन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। आखिर दुश्मनी क्या है सज्जन सिंह से? तभी एक लेडीज़ कांस्टेबल कहती है, सुना है सज्जन सिंह की पत्नी कोई ज़माने में मैडम की सहेली हुआ करती थी। कई बार मैडम जी सज्जन सिंह को वार्निंग भी दे डाली। ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकने वाली नहीं। पता है ना जाने कितने अफसरों का तबादला करवा दिया ठाकुर साहब ने। तभी पहला कांस्टेबल कहता है, मैडम जी ने उनके खिलाफ सारे सबूतों की चार्जशीट तैयार कर ली है। 2 दिन में उनको गिरफ्तार कर लेंगी। हो गई तुम लोगों की चापलूसी, तो अब काम में ध्यान दो। पल्लवी की कड़क आवाज़ सुनकर सबने सल्यूट किया। पल्लवी ने चारों तरफ नज़र घुमाई। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं एक कोने की बेंच पर बैठा था। नवीन, तुम कब आए? पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा। सभी कांस्टेबल मुझे देखकर ऐसे घूरने लगे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसा क्या देख रहे हो? सब चुपचाप अपने काम में लग जाओ। चलो नवीन, कहीं बाहर चलकर बातें करते हैं। पल्लवी ने ड्राइवर को वहीं रुकने को कहा और खुद ड्राइव की सीट पर बैठ गई। मैं भी उसके पास ही बैठ गया। मेरे बगल वाली सीट पर बैठती पल्लवी ने गाड़ी स्टार्ट की। पूछोगी नहीं पल्लू मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैंने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा। हमने आपसे बात नहीं की इसलिए, पल्लवी ने सामने देखते हुए कहा। और तुमने बात क्यों नहीं की? मैंने कड़क आवाज़ में कहा। जानते थे तुमसे बात नहीं करेंगे तो मुझसे मिलने यहाँ तक आ जाओगे, और मुझे तुमसे मिलना था। नवीन पल्लवी से मुस्कुरा कर कहा। तुमने मुझसे मिलने के लिए फ़ोन पर बात नहीं की? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ नवीन, मुझे तुम्हें कुछ बताना था सौम्या के बारे में। हाँ पल्लवी, मुझे भी कुछ पूछना था। ये सज्जन सिंह कौन है और तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? सौम्या का पति है सज्जन सिंह। ना जाने कितनी ही कम उम्र की लड़कियों से शादी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है उस कमीने ने। लेकिन मैं सौम्या की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। पल्लवी ने दांत पीसते हुए कहा। क्या सज्जन सिंह सौम्या का पति है? तुम मिली हो सौम्या से? तुम्हें कैसे पता? मैंने चुपते हुए पूछा। नवीन ने सवाल तुम एक आईपीएस अफसर से पूछ रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि
हम बिना सबूत के कुछ भी नहीं कहते। हाँ, मिली थी मैं सौम्या से। मेरी सौम्या इतनी सहमी हुई, इतनी डरी हुई, उसकी आंखों पर काले घेरे साफ बता रहे थे कि ना जाने कितनी रातें रो रो कर गुजारी होंगी। मेरी सौम्या की हालत बहुत दयनीय थी। उसका दर्द आंखों से साफ बयां हो रहा था। मेरे सामने होकर भी वो मुझसे बात नहीं कर पाई। सज्जन सिंह उसे जानवरों की तरह मारता है। उसके साड़े में पेट पर और गर्दन पर चोट के निशान साफ बता रहे थे। उस साले सज्जन सिंह ने मेरे सामने सौम्या से अपने जूते साफ करवाए और लात मार कर दूर फेंक दिया। मुझे देखकर गंदी हंसी हंसने लगा। उस समय मेरे हाथ कानून से बंधे थे, इसलिए सब्र का घूंट पी लिया। लेकिन उस पूरी रात मैंने रोक कर गुजारी। दूसरे दिन खुद से एक वादा लिया, सज्जन सिंह के काले धंधे का कच्चा चिट्ठा एक दिन दुनिया को दिखाऊंगी और सौम्या जैसी तमाम मासूम लड़कियों को इंसाफ दिलाऊंगी। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो खुलासा हुआ कि सज्जन सिंह गांव से सौम्या जैसे मासूम को बेबस लड़कियों से इस साल शादी करता और अपने नए बिजनेस पार्टनरों को प्रॉफिट के लिए उन लड़कियों के साथ हम बिस्तर कराता है। इस बात ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। नवीन कहकर पल्लवी इतनी भावुक हो गई कि गाड़ी को ब्रेक लगाकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। इतनी सख्त ऑफिसर मेरे सामने सौम्या के लिए एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। आज मेरी आंखें भी बह रही थी। मैंने पल्लवी के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ पल्लवी, तुम्हें किसी भी सूचना की ज़रूरत पड़े मुझे कांटेक्ट करना। खुद भी कभी अकेला मत समझना। पल्लवी ने खुद को संभालते हुए मुझे अपने फ़ोन में एक तस्वीर दिखाते हुए बोली, ये सज्जन सिंह, तुम अपने थाने में पूरे रिकॉर्ड देखना, कुछ और मजबूत सुराग मिल जाए। मैंने जैसे ही वो तस्वीर देखी मेरे होश उड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गई। इस आदमी को मैंने अक्सर पापा के साथ देखा था। जसवंत अंकल के ने एक दिन बताया था कि ये पापा के सबसे खास पार्टनर हैं ठाकुर साहब। उन्होंने मुझे ठाकुर साहब का पूरा नाम नहीं बताया था। पल्लवी, ये तो मेरे पापा के सबसे खास बिजनेस पार्टनर है, मैंने डरते हुए कहा। पल्लवी ने मुझे घूरते हुए कहा, फिर तो दूसरा नंबर तुम्हारे पापा का है। हथकड़ियाँ डालने के लिए पल्लवी ने मुझे गुस्से में कहा। हाँ पल्लवी, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने पल्लवी का हाथ थामते हुए कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नवीन, कहकर पल्लवी फिर मेरे सीने से लग गई। क्या बात है, आज मेरी सीने कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही है। मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए मुस्कुराकर कहा। पल्लवी झट से मुझसे अलग होकर सक पका गई। ऐसा कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वैसे मेरे इंतजार में तुम जिंदगी भर कुंवारे रहोगे नवीन, पल्लवी ने मजाकिया मूड में कहा। जिंदगी भर क्या पल्लवी, मेरे हर जन्म में तुम्हें ऐसे ही चाहूँगा, मैंने गंभीर स्वर में कहा। ये सब फिल्मी डायलॉग है नवीन, कहकर पल्लवी जोर जोर से हंसने लगी। तभी जिस तरफ पल्लवी बैठी थी वहाँ कुछ कुछ अनजान लोग जोर जोर से गाड़ी की खिड़की फोड़ने लगे। पल्लवी चिल्लाते हुए बोले, नवीन गाड़ी रोको, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई, मेरा सर ब्रेकर से जा टकराया, मैं खून से लथपथ हो गया था। उन लोगों ने पल्लवी को गाड़ी से बाहर घसीटा। मैंने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की, उनमें से एक आदमी ने मेरी तरफ वाली खिड़की खोलकर पीछे से मेरे सर पर जोर से प्रहार किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं वहीं गिर पड़ा। जब होश में आया तो अस्पताल में था। सामने एसीबी मल्होत्रा अंदर आकर कहने लगे, आईपीएस पल्लवी सिन्हा का कत्ल कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया गया मिस्टर नवीन, क्योंकि वारदात वाली जगह पर उस आपके अलावा कोई और नहीं मिला, इसलिए शक सुई आप पर ही अटक चुकी है। यह सुनकर मैं एकदम सुन्न हो गया। मेरी आंखों से सैलाब उमड़ पड़ा। एसीबी ने मुझे धीरे से कहा, क्या आपने किसी को देखा था? मेरे मुंह से सहमा निकल पड़ा। उस सज्जन सिंह ने मरवा दिया मेरी पल्लवी को, कहकर मैं चीख पड़ा। पल्लवी और फिर से सुन अवस्था में चला गया। लेकिन जब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो मुझ पर से सारे इल्ज़ाम हटा दिए। मैं पल्लवी की मौत का नाम सुनते ही सदमे में चला गया था। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। पल्लवी की मौत के सदमे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था और आज तक खुद को गुनहगार समझकर मेरी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन नहीं की। इन चार दीवारी में खुद को हर वक्त सजा देता रहता हूँ। नवीन जब अतीत से बाहर आया, सुजल नवीन के सीने से लगकर सुबक सुबक कर रो रहा था।
मुझे मुझे माफ़ कर दो भाई, शायद आपके जज्बातों को समझ नहीं पाया और ना कभी आपके दिल में झांक कर देखा। सुलभ सुबकते हुए कहता है, अरे नहीं छोटे, तूने जानबूझकर सबसे अनजान रखा ताकि तेरी पढ़ाई पर बिल्कुल असर न पड़े। चुप हो जा, नवीन ने सुजल के आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन क्यों भाई, आपने मुझे हॉस्टल में फ़ोन कर सब कुछ बता सकते थे ना। क्या फ़ायदा सुजल, जब मेरी पल्लू ही नहीं रही तो ये दुनिया मुझे निस्सार लगने लगी। ना जाने कितनी बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर भी शायद मेरा और पल्लवी का मिलन नहीं होना था। इतने में सुजल नवीन के होठों पर उंगली रखकर अपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, तभी तो तेरे सामने हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तो है, छोटे नवीन ने मुरझाए स्वर में कहा। जब इन अमीर लोगों ने एक ईमानदार पुलिस अफसर को इतनी बेदर्दी से मार दिया तो क्या भाई, जब पल्लवी एक लड़की होकर उनका सामना कर सकती है तो आप क्यों डर गए उनसे। आपको पल्लवी के कातिलों को सजा दिलवाकर सौम्या को बचाना चाहिए था। कहते कहते सुलभ बीच में ही 1 मिनट भया, कहीं सौम्या वही पल्लवी की दोस्त तो नहीं। अचानक कुछ सोचते हुए कहा, नहीं यार, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी ऐसे सड़कों पर थोड़ी छोड़ेगा। आखिर सौम्या उसके कृत्यों का कच्चा चिट्ठा जानती इकलौती गवाह है, नवीन ने कहा। लेकिन अब वो मानसिक रोगी भी तो हो गई, सुलभ ने कहा। नहीं यार, फिर भी कल ही मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उसे देखने, नवीन ने सुजल से कहा। मैंने डर कर दिमागी संतुलन नहीं खोया सुलझ, बल्कि मेरे दिल का हर तार पल्लवी की खुशी से जुड़ा था। कहीं ना कहीं सपनों में एक खुशियों भरा महल तैयार कर लिया था जो एक झटके में टूट कर बिखर गया। उसी के साथ मैं अपने आप को बिखरने से नहीं रोक पाया। मुझे उस दिन के बाद कुछ पता नहीं चला। हर रोज़ सुबह की पहली किरण के साथ खुद समेटने की कोशिश करता हूँ। आज वही एहसास फिर से महसूस हुआ। लगा जैसे मैं फिर से अपनी दर्द भरी दुनिया से बाहर निकला हूँ। तो ठीक है भाई, अब आप फिर से ड्यूटी ज्वाइन करके पल्लवी के कातिलों को सज़ा दिलवाएंगे। सुजल ने नवीन के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता सुजल, तुम जाकर सो जाओ, 4 बज गए हैं। सुजल नवीन को गले लगाकर उदास मन से चला जाता है, लेकिन नवीन सुजल के जाते ही सूर्योदय होने तक रोता रहा। नींद तो सुलझ को भी नहीं आई थी। सुबह का इंतजार कर रहे थे दोनों भाई। सुजल तैयार होकर नवीन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। नवीन ने दरवाज़ा खोला। नवीन की आंखें लाल और सूजी हुई देखकर सुजल ने कहा, अब आपको नहीं रोना भाई, उन लोगों को रोना है जिन्होंने आपकी पूरी ज़िंदगी का दर्द दिया। नहीं सुजल, मुझसे नहीं हो पाएगा, कहकर नवीन अपने बेड पर बैठ जाता है। पल्लवी के बिना मुझे इस दुनिया से नफरत होने लगी। मैं अब दोबारा ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा। सुजल, तो ठीक है भाई, जिसने सौम्या जैसी मासूम बेबस लड़कियों के लिए अपना बलिदान दे दिया, होने दीजिए। आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद। अब कोई पल्लवी उसको बचाने के लिए नहीं जन्मेगी और आप मानसिक रोगी इसी कमरे में रहिए। लेकिन भाई, वो दिन याद कीजिए जब आपने ये वर्दी पहनकर शपथ खाई थी। नवीन कुछ याद करते हुए उन दिनों में खो गया जब ट्रेनिंग के दौरान उसने और पल्लवी ने एक साथ शपथ ग्रहण करवाई थी। कुछ सोचता हुआ नवीन सुलझ से बोला, तो 10 मिनट का इंतजार कर, मैं अभी तैयार होकर आया। सुजल नीचे नाश्ता के टेबल पर बैठ गया। नवीन सीढ़ियों से उतर रहा था। लीला देवी ने नवीन को देखकर कहा, आजकल नवीन में कुछ बदलाव देखने को मिला है। मेरी मैया ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली। मुझे मेरा नवीन वापस मिल गया। आइए ना भैया, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। इतने में अपने पापा विजय कपूर को देखकर नवीन कुर्सी को वापस अपनी जगह सेट करके बाहर निकल जाता है। रामू काका को देखकर उसके पास जाकर नवीन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए काका, आपको गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा। रामू काका की आंखें छलक आई। डबडबाई आंखों से नवीन का सर सहलाते हुए बोले, तुम्हारी कोई खोई मुस्कान वापस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए बेटा। नवीन रामू काका के पैर छूकर वहाँ से जाकर गाड़ी में बैठ गया जहाँ सुलझ पहले से इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठकर नवीन की आंखों में सैलाब उमड़ आया। लास्ट समय मेरी पल्लू की गाड़ी में बैठा था। सुजल ने कहा, संभालिए भैया खुद को। पल्लवी की यादों से बाहर आकर अपनी उसकी अंतिम इच्छाएं पूरी करिए समय की मदद करके। हाँ छोटे, तो सही कह रहा है, मुझे अब खुद को सख्त बनाना ही होगा। इतने में दोनों तानी के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजते तानी
दरवाज़ा खोलती है, अरे नवीन भैया, तानी ने चौंक कर कहा। नवीन अंदर आते ही चारों तरफ घुमाकर कहता है, तानी सौम्या कहाँ है? आप बैठे हैं ना भैया, मैं अभी सौम्या कल आती हूँ, शायद वो बाथरूम में नहा रही है। आप कुछ चाय या कॉफ़ी? सूरज ने नवीन की तरफ देखा। वो अपने हाथों को उत्सुकतावश मसल रहा था, जैसे उसके दिल में कोई डर हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।